खटीमा पहुंचने पर सीएम धामी ने कृषि मंडी में किया औचक निरीक्षण। धान क्रय केंद्रों का किया निरीक्षण। कहा किसानों का तोला जाए एक एक दाना, किसानों के साथ ना हो कोई नाइंसाफी। सचिवालय में हुई सिविल मिलिट्री लाइसेंस कॉन्फ्रेंस। सीएम समेत सेना के अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी रहे मौजूद। सीएम बोले सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है उत्तराखंड। राज्यपाल जनरल गुरमीत सिंह ने किया उत्तरा आइकन कार्यक्रम में प्रतिभाग। देश भर से आए हैं नेत्र विशेषज्ञ, कई तकनीकों का मिलेगा मरीजों को लाभ। देहरादून के गढ़ी कैंट में आयोजित की गई लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के निर्देश, विकास कार्यों को जनपदवार अपडेट करें अधिकारी। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने सुद्धोवाला में किया शौर्य दीवार का अनावरण। कहा साहस का प्रतीक है शौर्य दीवार, इससे छात्र छात्राओं को मिलेगी देशभक्ति की प्रेरणा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हिमांशा मेहता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ जो देहरादून से मिल रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के आज कई कार्यक्रम हैं और इन कार्यक्रमों से आपको रूबरू करा देते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज टनकपुर दौरे पर रहेंगे। सुबह 11 बजे वृहद रोजगार मेले का यहां उद्घाटन करेंगे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इंजीनियरिंग कॉलेज टनकपुर में स्थापित उपकरणों का भी लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इंजीनियरिंग कॉलेज टनकपुर में शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। दोपहर 3 बजे मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय देहरादून पहुंचेंगे। शाम 5:30 बजे सेलाकोई इंटरनेशनल स्कूल के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो आज कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के। साथ ही आपको बता दें कि आज टनकपुर दौरे पर है मुख्यमंत्री धामी। चलिए और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश बिष्ट जुड़ गए हैं। कैलाश, आज कई कार्यक्रम है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के टनकपुर दौरे पर हैं, क्या कुछ कार्यक्रम होने वाले हैं आज? देखिए, मुख्यमंत्री कल देर शाम को खटीमा रवाना हो गए थे, जहां सबसे पहले तो उन्होंने औचक निरीक्षण किया था खटीमा में जो किसान मंडी है, और उसके बाद आज जो उनका मुख्य कार्यक्रम वो टनकपुर में है। और चूंकि उनकी विधानसभा है, यहीं से वो इस वक्त विधायक भी हैं और मौजूदा सरकार मुख्यमंत्री भी हैं, तो जाहिर तौर पर यहाँ पर मुख्यमंत्री का दौरा होता है, इस दौरा को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। और युवाओं के लिए जो घोषणाएं की है हिमांशा मुख्यमंत्री ने कि समय समय युवाओं के लिए अवगत कराया जाए, उसी दिशा में आज रोजगार मेले का आयोजन किया गया है टनकपुर में, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा किया जाएगा, ताकि जो कुमाऊं क्षेत्र के और टनकपुर क्षेत्र के जो युवा क्या हैं, इस क्षेत्र की जो कुछ सीमाएं हैं, तो जाहिर तौर पर बहुत दूरस्थ हैं, कहीं पर नेटवर्क नहीं होता, प्रचार प्रसार नहीं हो पाता, तो ऐसी जगहों पर रोजगार मेले का आयोजन कराना साफ तौर पर ये इशारा है मंत्री का कि दूरस्थ क्षेत्रों में भी सरकार पहुंचती है और वहां पर जो लोग वंचित है रोजगार से, जो लोग वंचित है सरकार के प्रचार प्रसार की नीतियों से और सूचनाओं से, तो उन लोगों को इस माध्यम से सूचनाएं तो प्राप्त होंगी ही, साथ जो रोजगार कई अवसर भी प्राप्त होंगे। क्योंकि जिस तरीके से अब दिन पहले हमने खबर बहुत प्रमुखता से था कि विलेज वाइब्रेंट योजना चलाई जा रही है केंद्र सरकार द्वारा, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। उन इलाकों में पर जो राष्ट्रीय सीमा से इलाके हैं, चाहे वो चीन से लगे इलाके हों या फिर नेपाल सीमा से लगे इलाके हों, और उन क्षेत्रों में जो गांव हैं, जो कस्बे हैं, उन कस्बों से पलायन न हो, उन कस्बों में लोगों को रोजगार वहीं मिल सके, अन्य सहूलियतें वहीं मिल सके, उसी दिशा में इस रोजगार मेले को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और इसी वजह से मुख्यमंत्री वहां पर है इस कार्यक्रम की शुरुआत होकर।
बिल्कुल कैलाश, यहाँ पर एपीजे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कॉलेज जो यहाँ पर टनकपुर में जो शिलान्यास और लोकार्पण करने वाले हैं, इससे कितने छात्रों को फायदा होने वाला है, किस तरीके से यह और आगे बढ़ेगा? देखिए, जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, जाहिर तौर पर जो भी इंजीनियरिंग कॉलेज है वहां पर तकनीकों का इस्तेमाल होता है। वहां पर तकनीकी सीखते हैं छात्र और छात्राएं, और यहाँ पर जो इक्विपमेंट्स होंगे जाहिर तौर पर उनका परीक्षण तो छात्र छात्राओं को दिया ही जा रहा है, लेकिन साथ ही मुख्यमंत्री को भी ये जानकारी दी जाएगी कि उनकी विधानसभा छात्र छात्राएं हैं उनको किस तरीके का प्रश्न कॉलेजों में दिया जा रहा है। यही वजह है कि इंजीनियरिंग कॉलेज में भी एक खास कार्यक्रम रखा गया है। यहाँ पर जो छात्र और छात्राएं जिनको तालीम मिल रही है उनको किस तरीके की तालीम मिल रही है, ताकि मुख्यमंत्री भी ये जान सके। और जाहिर तौर पर इंजीनियरिंग एक बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। इंजीनियरिंग में बहुत बच्चों का भविष्य संवरता है। अब इन्हीं के कंधों पर वो दारोमदार होता है कि प्रदेश का विकास कर सके, देश का विकास कर सके कई अन्य क्षेत्रों में। तो इसी को लेकर एक कार्यक्रम रखा भी गया है, जिसका संज्ञान आज मुख्यमंत्री लेने जा रहे हैं। बिल्कुल, चलिए कैलाश, फिलहाल बने रहिएगा आप हमारे साथ, आगे और भी जानकारी हम आपसे लेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगली बड़ी खबर देहरादून से, जहां अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में एसआईटी ने खुलासा किया है। एसआईटी की जांच में मुख्य आरोपी पुलकित आर्य का वनंतरा रिजॉर्ट पर्यटन नियमों के तहत पंजीकरण नहीं पाया गया है। रिजॉर्ट उत्तराखंड पर्यटन नियमों के तहत पंजीकृत नहीं था और फायर एनओसी की भी यहां पर फायर एनओसी भी नहीं ले रखी थी और कार्रवाई करने के लिए संबंधित प्राधिकरण को पत्र भी अब लिखा गया है। ज्यादा जानकारी के साथ लगातार हमारे प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश बिष्ट हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। कैलाश, यहां पर अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में जो एसआईटी ने खुलासा किया है, कई बड़े अहम खुलासे यहां पर किए हैं और साफ तौर पर जिस तरीके से जो रिजॉर्ट है पर्यटन नियमों के तहत वो पंजीकृत नहीं पाया गया है, अब आगे क्या? देखिए, मुख्यमंत्री साफ तौर पर कह चुके हैं, क्योंकि जब से हत्याकांड हुआ है प्रदेश में तब से सरकार बहुत ज्यादा सजग और बहुत ज्यादा सख्त हो चली है। और यहाँ पर कई ऐसे रिजॉर्ट है, न सिर्फ ये अंतरा रिजॉर्ट बल्कि इसके अलावा चाहे हाकम सिंह की बात करें, हाकम सिंह के जो 10 रिजॉर्ट बने थे साकरी उत्तरकाशी जनपद में, उनको जमींदोज कर दिया गया। उसके अलावा अगर नैनीताल जिले की हम बात करें, वहां भी कई ऐसे रिजॉर्ट्स हैं, ऐसे होटल्स हैं जो बिना मानकों के चल रहे थे, उनको भी सील कर दिया गया है। और पूरे प्रदेश में लगातार ये जो क्रम है वो जारी है। और अब जो बड़ा खुलासा यहाँ पर एसआईटी द्वारा कल देर शाम को किया गया वो यही है कि जो अंतरा जो रिजॉर्ट चल रहा था, जहाँ पर अंकिता जॉब करती थी, उस रिजॉर्ट को मानकों पर खरा नहीं पाया गया है। चाहे वो पर्यटन विभाग के लिहाज से बात की जाए, वहां पर जो फायर स्टेशन द्वारा जो भी एनओसी यहाँ पर प्रदान की जाती है, एनओसी भी उसके पास नहीं थी। तो जाहिर तौर पर पहले तो उस पर तोड़फोड़ की गई थी, उसको जमींदोज पूरी तरह नहीं किया गया था, क्योंकि उस वक्त हंगामा मचा था कि सबूत और साक्ष्य मिल जाएंगे। लेकिन अब कहीं ना कहीं एक संकट के बादल जरूर यहाँ पर मंडराएंगे अहम आर्य पर कि उनका जो रिजॉर्ट है वो रिजॉर्ट जमींदोज भी हो सकता है। लेकिन अब प्रशासन उसको जमींदोज करता है या फिर अन्य यहाँ पर धाराएं यहाँ पर लगाई जाएंगी आरोपियों पर, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना तय है कि मानकों के आधार पर ये रिजॉर्ट नहीं चल रहा था। और इसके अलावा जितने भी रिजॉर्ट उस क्षेत्र में चल रहे हैं, उस क्षेत्र में उन तमाम रिजॉर्ट के मालिकों पर कार्रवाई होना तय माना जा रहा है। बिल्कुल, और क्या अभी और भी कई खुलासे होना बाकी हैं क्या? जो एसआईटी की जांच है वो अभी भी चल रही है? बिल्कुल, देखिए एसआईटी की जांच निरंतर चल रही है। उन लोगों से पूछताछ तो हुई है जिस पूछताछ पर उन्होंने खुलासा भी किया था। और एसआईटी ने जब उस पूरे प्रोग्राम को, जब उस पूरे हत्याकांड को ड्रामेटाइज दोबारा किया था, तो विरोधाभास साफ तौर पर नजर आ रहा था आरोपियों के बयानों पर, जिससे साफ तौर पर यह था कि वो गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे। और इसमें और कितने लोग संलिप्त हो सकते हैं, क्योंकि ये हालांकि अंकिता से जुड़ा मामला था, लेकिन इससे पहले कितनी कर्म उस रिजॉर्ट में हुए हैं, कितने तरह के अपराध उस रिजॉर्ट में हुए हैं, उन तमाम चीजों को खंगालने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। जो पूर्व कर्मचारी थे, वहां पर जॉब करते थे, जिन्होंने किसी कारणवश वहां से जॉब छोड़ दी, उन लोगों से भी पूछताछ हो रही है। तो बहुत ही अहम जानकारियां पुलिस को मिली है, एसआईटी को मिली है। और जो कोशिश है एसआईटी की वो यही है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। और मुख्यमंत्री भी जिस तरीके से कह चुके हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में पूरे मामले को चलाया जाएगा, तो निसंदेह इसमें कोई दो राय नहीं कि पुलिस हर हाल में ज्यादा से ज्यादा और गंभीर से गंभीर जो भी यहाँ पर साक्ष्य निकल कर सामने आ रहे हैं उनको पेश करेगी, ताकि जो अंकिता है, अंकिता के परिजनों का जो पक्ष है वो मजबूत हो सके और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। बिल्कुल कैलाश, जांच तो एक विषय है ही, लेकिन अंकिता की हत्या क्यों की गई और
किस तरह से हुई, क्या इसको लेकर पूरा अभी खुलासा हुआ है, पूरी सच्चाई जो है वो सामने आ पाई है? बिल्कुल, देखिए जो सीसीटीवी फुटेज मिले हैं उनके आधार पर ही दोषियों को धरपकड़ उनकी की गई थी। कुछ राज जान चुकी थी अंकिता आरोपियों के, जिस राज को दबाने के लिए, छुपाने के लिए ही हत्यारोपियों ने अंकिता की हत्या कर दी, उसको रास्ते से हटाना चाहा। लेकिन शायद उन्हें ये नहीं मालूम था कि कानून के हाथ भले ही देर में जागे, लेकिन कानून जागता जरूर है। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और अंततः कानून के शिकंजे में ये तीनों ही अपराधी आए थे। लेकिन अब पुलिस कोशिश कर रही है कि क्या इन तीनों के अलावा किसी और की भी मिली भगत हो सकती है, क्योंकि हिमांशु, एक वीवीआईपी का जिक्र हुआ था कि वीवीआई को एक्स्ट्रा सर्विस देनी है अंकिता को, तो उसी वीवीआईपी की तलाश अभी भी सरगर्मियां तेज हैं राजनीतिक गलियारों में भी कि आखिर वो वीवीआईपी कौन था। उसके अलावा ऐसे कौन से नेता थे जो जिस्म फरोशी के धंधे में संलिप्त थे। तो ऐसी कई चीजें हैं जो इस वक्त इस मामले से जुड़ी हुई है और अभी कहना उचित नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये जांच का विषय है, पुलिस जांच कर रही है और जांच के बाद जो भी दोषी होंगे उन पर कड़ी कार्रवाई होना तय माना जा रहा है। बिल्कुल कैलाश, एक सवाल और यहाँ मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या पूरे प्रदेश भर में इस तरह के जो रिजॉर्ट्स हैं, जो होटल्स हैं, क्या उनकी जांच हो रही है? क्या जो पर्यटन जो विभाग के जो नियम है, तय मानक है, उस आधार पर सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो उनके पास है या नहीं? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि शुरुआत अंकिता के बाद से ही हुई थी। उसके बाद जो सरकार ने क्योंकि कह चुकी है, और जाहिर तौर पर देखिए हिमांशु, एक चीज को समझना बहुत जरूरी है। जितने भी प्राइवेट जो रिजॉर्ट्स बने हैं, जितने भी प्राइवेट होटल्स बने हैं, इन होटल्स और रिजॉर्ट्स जब ये चलते हैं तो जाहिर तौर पर पर्यटक यहाँ रुकते हैं। लेकिन इससे राजस्व को कितना फायदा हो रहा है, इससे सरकार को कितना लाभ हो रहा है? क्योंकि अमूमन रिजॉर्ट्स जो मानकों के विपरीत चल रहे हैं तो जाहिर तौर पर टैक्स चोरी वो करते हैं। रिजॉर्ट्स आप बनाइए, आप होटल्स बनाइए, क्योंकि प्राइवेट होटल्स नहीं होंगे तो पर्यटक नहीं आएंगे, पर्यटन को बढ़ावा नहीं मिलेगा। लेकिन सरकार को इससे क्या फायदा है? सरकार को लाभ तभी होता है जब जितने भी जो होटल्स हैं, रिजॉर्ट्स हैं, होम स्टेज हैं, वो रजिस्टर्ड हो। और रजिस्टर्ड अगर वो पर्यटन की स्थिति में होते हैं तो जाहिर तौर पर उन लोगों से टैक्स वसूला जाता है सरकार के द्वारा, और जो टैक्स मिलता है वही टैक्स सरकार की कमाई है। लेकिन ऐसे रिजॉर्ट जहाँ पर अनैतिक कार्य चल रहे हो, ऐसे रिजॉर्ट जो पर्यटन की सूची में नहीं हो और ऐसे रिजॉर्ट जो मानकों के विपरीत हो, तो जाहिर तौर पर ऐसे रिजॉर्ट पर कार्रवाई होनी तय है, होनी भी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि एक और तो इन पर गलत काम कुछ रिजॉर्ट से हो रहे हैं, जिसका साक्ष्य अंकिता तो भंडारी के मामले में मिला है। हाकम सिंह रावत जिसने सरकारी जमीन पर रिजॉर्ट बनाया और फिर ऐसे जो सरकार है, सरकार को सीधे सीधे नुकसान पहुंचा है। तो मुख्यमंत्री के इंस्ट्रक्शन है, पर्यटन मंत्री के इंस्ट्रक्शन है कि ऐसे लोगों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। बिल्कुल, चलिए कैलाश, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सिविल मिलिट्री लायजन कॉन्फ्रेंस की बैठक हुई। सचिवालय में आयोजित बैठक में राज्य शासन और सेना के अधिकारियों ने विभिन्न एजेंडा बिंदुओं पर चर्चा की। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य है। सेना को सरकार से सहयोग की जो अपेक्षाएं होंगी उन्हें प्राथमिकता में रखते हुए हल निकाला जाएगा। सैनिक बहुल प्रदेश होने के कारण जन सुविधा और सेना की सुविधा के मद्देनजर विभिन्न गतिविधियों के लिए संयुक्त सर्वे की जरूरत है। जिला प्रशासन और सैन्य अधिकारी 3 सप्ताह के भीतर सर्वे करके शासन को रिपोर्ट सौंपें ताकि समस्याओं का उचित निराकरण किया जा सके। ऋषिकेश में महापौर अनीता ममगाई ने अधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक की। बैठक में शहर में हो रहे अवैध निर्माणों को लेकर एमडीडीए के अधिकारियों को आड़े हाथों लिया और कहा कि नोटिस और सीलिंग की कार्रवाई के बाद किस तरह 5 से 6 मंजिला इमारतें बनती जा रही हैं, इससे विभाग की भूमिका संदिग्ध दिखाई देती है। एमडीडीए अपनी कार्य प्रणाली को सुधार ले, नहीं तो अपना ट्रांसफर करवा ले। वहीं बैठक में मौजूद अन्य विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। बैठक का महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि यहाँ पर एमडीडीए की सबसे बड़ी जो लापरवाही है, ये लोग पहले अतिक्रमण करवा देते हैं, फिर बाद में एमडीडीए के बोल देते हैं कि इस अतिक्रमण को तुम तोड़ो। इसीलिए आज संयुक्त बैठक बुलाई गई यहाँ पे, सिंचाई विभाग को भी, वन विभाग को भी और एनएच को भी, पीडब्ल्यूडी को भी, संयुक्त रूप से एमडीडीए वालों को भी यहाँ पे बुलाया गया
और यहाँ पे हमारे उप जिलाधिकारी भी मौजूद थे। तो उनके संज्ञान में ये चीज लाए कि आप अपने सबसे पहले तो मानकों को आप क्लियर करो अपने, कि आपके मानक हैं क्या। तो उन सारी चीजों के अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी और जनता के प्रति वो भी जन सेवक हैं, उनको अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना पड़ेगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय उत्तराखंड दौरे पर हैं, जहां वे 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर संगठन के पदाधिकारियों से चर्चा करेंगे और उन्हें दिशा निर्देश देंगे। बीजेपी प्रवक्ता विनय गोयल ने बताया कि पहले दिन महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय हल्द्वानी पहुंचे। यहां उन्होंने बूथ और मंडल स्तर की बैठक में भाग लिया। वहीं वे मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, सांसद, विधायक समेत वरिष्ठ पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। सीएम धामी चंपावत दौरे पर रहेंगे। यहां वे 11 बजे टनकपुर स्थित डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इंजीनियरिंग कॉलेज में आयोजित वृहद रोजगार मेले का उद्घाटन करेंगे। रोजगार मेले में विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रही 41 कंपनियां शिरकत करेंगी। प्रशासन की ओर से कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस दौरान सीएम क्षेत्रवासियों को करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात भी देंगे और 2 बजे देहरादून के लिए रवाना हो जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का टनकपुर में रोजगार मेले के अवसर पर इंजीनियरिंग कॉलेज में एक हमारा कार्यक्रम है। इसके अतिरिक्त लगभग 30 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का भी प्रोग्राम है। फिलहाल हमारी सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और हमारे जो कंपनीज हैं जितनी, उनको भी रोजगार मेले में जो आना है वो भी हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उनकी सरकार ने प्रदेश के विकास का संकल्प लिया है। राज्य के संपूर्ण विकास के लिए सभी विधायकों से उनके क्षेत्र की योजनाओं के संबंध में प्रस्ताव मांगे गए हैं, ताकि हर विधानसभा क्षेत्र में विकास किया जाए। पूरे उत्तराखंड को हम सब लोगों ने संकल्प लिया है, हमारी सरकार ने संकल्प लिया है कि उत्तराखंड को हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल करना है। तो इसके लिए आवश्यक है कि सभी जगह का, सभी विधानसभा क्षेत्र उत्तराखंड के समग्र विकास के लिए सभी जगह से इस प्रकार की योजनाएं प्राप्त हों, उनको प्राथमिकता के आधार पर हम करेंगे और जो प्लानिंग है, प्लानिंग के आधार पर जो योजनाएं पहले हो सकती हैं उनको पहले करेंगे और जिनके दीर्घकालिक जो काम है उनको दीर्घकालिक योजना में। चमोली के नारायण बगड़ में 18 अक्टूबर को विधिक जागरूकता, साक्षरता और चिकित्सा शिविर खेल मैदान में आयोजित किया जाएगा, जिसमें आम जनता से कानून संबंधी जानकारी दी जाएगी। वहीं चिकित्सा शिविर में स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। सिविल जज सिमरनजीत कौर ने शिविर को लेकर तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि शिविर में विभिन्न विभागों के स्टॉल भी लगाए जाएंगे। हम लोगों ने अभी 2 दिन पहले तो नारायण बगड़ जाकर वहाँ पर देखा है कि कहाँ पर हम पहले हमने जगह ढूंढी। तो नारायण बगड़ का जो राजकीय इंटर कॉलेज है उसका प्रांगण काफ़ी बड़ा है, जहाँ पर हमारे समस्त विभाग जो है अपने स्टॉल्स लगा सकते हैं।
तो इसलिए हमने उनके जो प्रधानाचार्य थे उसके साथ पहले पत्राचार कर लिया था। वहाँ के जो ब्लॉक प्रमुख हैं प्लस जो नायब तहसीलदार हैं और वहाँ के अन्य जो स्टेक होल्डर्स हैं उन सभी के साथ एक विशेष बैठक आयोजित की गई थी और सबने आश्वासन दिया है कि वो इस जो बहुउद्देशीय शिविर है उसको सफल बनाने में पूर्णतः हमारा सहयोग करेंगे। तो हम लोगों ने जो हमारे यहाँ के PLVs हैं उनको भी प्रचार प्रसार के लिए निर्देशित कर दिया है, जिसके लिए वो अभी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आगामी 18 तारीख को ये बहुउद्देशीय शिविर नारायण बगड़ के राजकीय इंटर कॉलेज में आयोजित किया। हल्द्वानी के भाजपा संभाग कार्यालय में प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने एक प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें भाजपा सरकार के संकल्प को लेकर पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में किए वादों पर सरकार लगातार काम कर रही है, युवाओं को रोजगार के अवसर दिए जा रहे हैं। साथ ही कहा कि सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ तेजी से काम कर रही है और इसी का प्रमाण है कि हमें हरिद्वार पंचायत चुनाव में जीत मिली। संगठन और सरकार दोनों का फोकस उत्तराखंड के हर स्तर के डेवलपमेंट पे है, हर स्तर के विकास पे है। युवाओं को रोजगार देने के लिए हर स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं और प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो संकल्प लिया है उसके लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं कि अभी जो इस राज्य के अंदर पंचायत राज व्यवस्था के तहत चुनाव हुआ, उस चुनाव में हरिद्वार की जनता ने एक तरफा एक ऐतिहासिक विजय पुष्कर सिंह धामी जी और महेंद्र भट्ट जी के नेतृत्व में भाजपा को दिलाई है। वो एक ऐतिहासिक विजय है और इससे ये प्रमाणिकता हो गई है। हरिद्वार की श्यामपुर थाना पुलिस ने एक बुजुर्ग से ठगी के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने जमीन में गड़ा हुआ धन निकालने का झांसा देकर 12,50,000 रुपए की ठगी की थी। पुलिस ने तांत्रिकों के कब्जे से ठगी किए गए 1 लाख रुपए और फर्जी अशर्फियां भी बरामद की हैं। आरोपियों ने 5 माह पूर्व पीड़ित भगवत सिंह को बेटे की मौत का भय दिखाकर ठगी की घटना को अंजाम दिया था। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।